हेलो बच्चों, दोपहर की नमस्ते आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत शानदार तैयारी कर रहे होंगे और जागरण सीरीज जीत सीरीज के बाद लोगे तो इसका एक विशेष फायदा आपको देखने को मिलेगा कि जीत सीरीज वाले बच्चे आज जो मुझे कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं, तो वो साथ में ये भी लिखना जरूर कि जीत सीरीज किए आपने या नहीं किया। आप स्कोर तो लिख देते हैं लेकिन आप ये नहीं बताते कि जीत सीरीज मैंने कंप्लीट की है या अभी थोड़ी इनकम्प्लीट है। अगर आपने वो कंप्लीट की है तब आप 30+ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आप जानते हुए भी गलती कर जा रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है बच्चों। यूपी पुलिस का एग्जाम है हम लोगों का। हमारा एकमात्र टारगेट है, जो हमारा अंतिम टारगेट हमें बना लेना है कि हमें इस बार यूपी पुलिस निकालना है। आपने देखा होगा कि 81,000 की तो मैंने एक वीडियो बनाई कि यूपी पुलिस में वैकेंसीज आने वाली हैं। 1 लाख उसके बाद घोषणा हुई कि भाई 1 लाख वैकेंसीज, योगी जी ने वीडियो उनका आया कि 1 लाख नई भर्ती आने वाली हैं। मैंने उसका वीडियो तक नहीं बनाया। मुझे पता था उसको मिलियंस में लोग देखेंगे, लेकिन क्यों नहीं बनाया आप बताओ। कोई शॉर्ट्स नहीं दिखा सकता मेरे उस वीडियो पे। मैंने इसलिए नहीं बनाया मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब आप 1 लाख की खुशी में इसमें पढ़ना बंद कर दें। मैं आपका नुकसान होते नहीं देख सकता। मैं बनाऊंगा, अगर मुझे बनानी ही होगी तो मैं आपका एग्जाम हो जाने के बाद जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट कर दूं उन बच्चों को जो लगातार इस भर्ती के लिए मेहनत करते आ रहे हैं। आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो बच्चों। जैसे ही आपको यह पता चल जाता है कि एक और वैकेंसी आने वाली है, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक और आ रही है ना 1 लाख की। ये जो चीज है ना, ये हमें सफल नहीं होने देगी बच्चों, कभी भी नहीं होने देगी। आपको यही रखना है कि यही मेरा अंतिम टारगेट है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। नंबर इसी में आएगा, नंबर इसी में डालना ही है। और जब आप खुद को ये तैयार कर देते हैं ना कि मुझे इसमें ही डालना है, तो यकीन मानना बच्चों, आपके शरीर की पूरी ताकत, आपके शरीर की पूरी एनर्जी उसको उसको आपके लिए, उस लक्ष्य को आपके लिए सरल बनाने में जुट जाते हैं। सारे सब कुछ आपका अंग अंग उसके लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर आप जैसे ही थोड़ा बहुत ढील छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे आप समझना कि भाई आप फिर वहां सफल होने तो नहीं जा रहे हैं। इत्तेफाक है आपका आ गया तो। खैर छोड़िए, अब हम इतना तो जरूर है कि भाई देखो, ये लड़ाई हम जीतेंगे हारेंगे नहीं पता, हमें लड़ेंगे तो जरूर। मुझे नहीं पता कि मैं ये लड़ाई जीतूंगा या हारूंगा, पर मैं लड़ूंगा जरूर, क्योंकि मैं उन परिवारों से आता हूं। आपके लिए ये बात, क्योंकि मैं उन परिवारों से आता हूं जहां हार के लिए कोई विकल्प नहीं बचता, जहां हार के बाद कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि बच्चों, इससे एक बात तो तय हो जाती है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा मुझे नहीं पता, पर मैं उस परिवार से आता हूं जहां हार के बाद कोई विकल्प नहीं बचता। इसका मतलब ये तो तय है कि मैं लड़ूंगा तो अच्छा ही, मैं लड़ूंगा तो बहुत अच्छा लड़ूंगा। तो लड़ना आपको सबको अच्छा है। ये देखिए बच्चों, ये जागरण सीरीज आपको ऐसे ही जागृत करने आई है ताकि आप सिलेक्शन के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए बहुत सीरियस हो जाओ। मेरे मित्र, मैथ्स की ये क्लास सुबह 9 बजे से चल रही है। अगर आपका मैथ्स वीक हो, रोज 2 घंटे दीपक सर एक चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। और दीपक सर को मैंने स्पेशली बोला भी है कि अब उन प्रश्नों को लेना बहुत हाई लेवल हमें नहीं लेके चलना कि यूपी कांस्टेबल में बच्चा 25 में से 20-22 तो पक्का कर जाए, जो 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 बच्चा कमजोर है वो भी। ऐसी हमारी इसमें कोशिश है। और हिंदी की क्लास 12 बजे से मैं ले रहा हूं। मैं ये विश्वास दिलाने का आपको लगातार प्रयास कर रहा हूं कि ये वो विषय है जिसमें 37 में से 37 किया जा सकता है इजीली।
यूपीजी के आज से शुरू हो रहा है सेट। केशपाल सर दोपहर को 3 बजे आपके साथ होंगे। आज से इसकी शुरुआत है। रीजनिंग की कल आपने क्लास लेकर के देखी और बहुत प्यार आप लोगों ने दिया। 500 प्रश्न आपको संदीप सर इन 10 सेटों में कराने वाले हैं। केवल 10 दिन की ये जागरण सीरीज है, जरूर आपको जगा करके जाएगी। और जीके जीएस 1000 क्वेश्चंस के लिए जगाने आए हैं सोनवीर सर। रोज 100 क्वेश्चन कल करा चुके हैं, आज के 100 क्वेश्चन आपको क्लास में मिलेंगे। चलिए बात करते हैं बच्चों आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई आप सब बताओ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आ जाती है, मूल इकाई भी आ जाती है, सबसे छोटी इकाई भी पूछेगा तो भी वही उत्तर है, मूल इकाई भी पूछेगा तो भी वही उत्तर है। तो उत्तर क्या होता है बच्चों? कितने लोगों का सही? आज प्रयास करना कि कुछ भी हो जाए कल से ज्यादा लेके आऊंगा, कुछ भी हो जाए आज कल से ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे या मूल इकाई पूछे तो आपका उत्तर या तो ध्वनि होगा या वर्ण होगा। बात दोनों की एक ही है। और इसको मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि, लिखित इकाई पूछे तो वर्ण। ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों को अलग अलग आपके दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो दोनों ऑप्शन में सिर्फ तब आएंगे जब मौखिक पूछेगा या लिखित पूछेगा। अगर इन दोनों को ऑप्शन में दिया है तो मौखिक और लिखित जरूर पूछेगा। तो ये मौखिक सबसे छोटी इकाई है, लिखित सबसे छोटी इकाई है, आपको फिर इसका उत्तर वर्ण क्यों नहीं हो सकता? जरूर होता वर्ण। अगर यहां वर्ण ऑप्शन में आता तो दोनों ऑप्शन में आए तो लिखित और मौखिक जरूर जिक्र करेगा। और भाई अक्षर की मैं बात करता हूं तो ये अक्षर देखो, इसमें अंतर क्या है? का अगर ऐसे में लिख दूं तो ये वर्ण है, और अगर मैं क्या लिख दूं के, तो इसका मतलब है ये दो हैं। पर जो एक झटके में पूरा बोल दिया जाए, तोड़ के नहीं, जैसे हम बोलते हैं काम, तो यहां दो हैं, एक का की आवाज एक मां की, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर मैं का, ये भी एक साथ ही बोल रहा, का भले ही आ बोल रहा लेकिन ये मिक्स ध्वनि आ रही है, तो ये अक्षर इसको बोल दूंगा मैं, अक्षर। तो ये अक्षर है और ये वर्ण है, इन दोनों में ये अंतर, इसमें ए नहीं है, ये केवल का। ठीक है, समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? संकेत, तो भाई संकेत ही होता है, जैसे हम हाथों से इशारा करते हैं, गूंगा कोई व्यक्ति है तो वो इशारा करके ही बोलता है, वो संकेत होता है। वर्णमाला आप सब लोग जानते हो, वर्णों की माला है ना, वर्णों का सार्थक समूह। चलो ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आयोग, एक क्रमवार समूह कहूंगा, सार्थक तो नहीं कहूंगा वर्णमाला को। तो हिंदी वर्णमाला में अयोग अवहा वर्ण कौन से हैं? अयोग अवहा वर्ण बच्चों कौन से हैं? तो आप सबको मालूम है कि भैया ये तो स्वर हैं, ये लघु स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये लघु है, ये इसका दीर्घ है, ये लघु है, इसका दीर्घ है। लेकिन अयोग अवहा तो क्या होते हैं बच्चों? आपको पता है कि मूल स्वर कौन से हैं? क्या कोई बता सकता है? मूल स्वर, ये भी उत्तर आता है, मूल स्वर कौन से हैं? तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, री, ये जो है मूल स्वर। अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ यही मूल स्वर होंगे। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर कौन से होंगे? तो संयुक्त स्वर में आप आ जाना बच्चों। तो आप अगर बोलते हैं तो एक होता है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर तो आप सबको, संयुक्त स्वर जो औरों से मिलके बनता है, जैसे आपको मालूम है क्या, ये भी संयुक्त स्वर में आता है, ये दोनों भी, क्योंकि ये ए और ई से मिलके बनते हैं। और ये जो ये जो ओ और औ है, ये आपके किससे मिलके बनते हैं? ए और ऊ से मिलके बनते हैं, ये ए और ई से मिलके बनते हैं, याद है आपको। और दीर्घ स्वर बच्चों कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर ये चारों दीर्घ में आते हैं, साथ में ए का बड़ा रूप, ई का बड़ा रूप, ऊ का बड़ा रूप, ये भी दीर्घ स्वर है, प्लस ये भी दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर में सारे हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलो बहुत सही। अब हमारा उत्तर इस सवाल का तो यही है, लेकिन साथ साथ हमने और क्लैरिटी भी अपने अंदर ले आए, ये हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट,
ए और आई का उच्चारण स्थान बता दो। भैया उच्चारण स्थान बताने के लिए ये एक संयुक्त स्वर जब भी आ जाएगा तो पहले उसको हमें तोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट उच्चारण स्थान नहीं मिलेगा। तो हमें क्या इसको तोड़ना है। तो ये ए जो है ये तो इसका ही बड़ा रूप है, इसको छोड़ो, इसका जो होगा वो तो इसका होना ही है। तो आप इसका बताओ, बस इसका सोचो ये किस किस से मिलके बनता है, ए और ई, आई। तो बन गया ना आई, ए और ई, आई, है ना। इसको बोल के देखो एक साथ, आई। तो अपने आप अब जैसे ए और ऊ को मिला दूंगा तो क्या बनेगा बताओ, ए ऊ औ, ओ, ये इससे बनता है। तो अब आपने देखा कि इसका, अब इन दोनों का उच्चारण स्थान बताओ क्या होता है। याद है आपको, मैंने के कबूतर से बताया था आपको, कबूतर ने आपके यहां कंठ पे चोंच मारी, के का पूरा वर्ग, क्या वर्ग पूरा, का खा गा घा और इया, ये 5 प्लस साथ में जब कबूतर ने मारा यहां डंक, तो भाई क्या हुआ, एक तो उसने विष छोड़ा, और विष छोड़ा, और हमारे तो ये भी इसमें आता है कंठ में, तो ये भी कंठ में आ जाता है, और साथ में ये बोला था उससे आवाज आई, ए आ हा आ। तो ए आ और है, ये सब क्या होते हैं, कंठ। तो ये तो हो गया कंठ में, कंठ, है ना। और ये क्या थी, ई क्या है, ई हमने याद किया था बच्चों, कैसे याद किया था कि जैसे मां ने बच्चे को चम्मच, 6 वर्ग पूरा, चम्मच से दूध पिलाया, तो दूध पिलाया, दूध से चम्मच, चम्मच जब बच्चे को मुंह में डालती है मां, तो उसको क्या लगता है, तालू में चम्मच लग गई। तो तालू वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, तालू, तो चम्मच लग गई, तो फिर 6 वर्ग पूरा। और फिर मां ने, अब बच्चा क्या बोला, बच्चा चिल्ला, ई रो रहा है। मां ने पूछा, ओ चम्मच लग गई बच्चे को, बच्चा बोला यस, बच्चा मॉडर्न है ना आज का, यस। तो आपको याद आया ना सारा, 6 वर्ग, ई चिल्लाया वो, और यस बच्चे ने फिर बोला था चम्मच लग गई थी तालू में। तो ये वर्ड किस में आया, तालू में। तो ये आप कंठ की बात करेंगे और ये तालू की बात करेंगे। तो बच्चों कंठ तालू, इन दोनों का कहां हो जाएगा, कंठ तालू। ये समझाने में जरूर समय लग रहा है, पर आपने सारे ही उच्चारण स्थान एकदम रिपीट कर दिए। याद हुआ ना बच्चों, कंठ और तालु दोनों को मिलाएंगे तो कंठ तालु, क्योंकि इससे ही मिलके ए बनता है। याद आया कुछ, कितने लोगों ने सही किया था, 82% का सही था, बाकी चलो नहीं बोलूंगा। आगे बात करते हैं, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथे पे आगे, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश। तो इससे हमारा रिवीजन भी होता है ना बच्चों, प्रैक्टिस सेट से, है ना। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप खुद बताओ कितने लोग बताएंगे। ये मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है पूरा, एक वीडियो है वो और चैप्टर है पूरा, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, उससे क्वेश्चन आता है। और इसका भाई मैं बता रहा हूं, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी ना, बहुत कुछ मिस कर दोगे और ऐसे क्वेश्चन कभी सही नहीं होंगे आपके। उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो थोड़ी बोरिंग है पर है तो 1 घंटे की ही, हमें काम तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। मैं आपको बता देता हूं, केवल ब्रज भाषा का ही नहीं हुआ, आप बताओ कौन कौन सी इससे हुआ है। एक तो आपकी खड़ी बोली का हुआ, खड़ी बोली, एक आपकी राजस्थानी भी इससे हुआ, या आपको पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट आपका खड़ी बोली आ जाता है बच्चों। और आपकी राजस्थानी हिंदी सौरासैनी से, और आपकी गुजराती, ये हुआ है कि नहीं, याद है आपको। और जो खड़ी बोली है पश्चिमी हिंदी के पार्ट, मैं कहूंगा कि ये तीन है मुख्य रूप से सौरसैनी से। अब खड़ी पश्चिमी हिंदी फिर कई भागों में बट जाती है, जिनमें एक खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली, ठीक है। और कौन सी होती है बताओ, एक ब्रज भाषा होती है, ब्रज भाषा। और बताओ कौन सी होती है, बुंदेली होती है सर, बुंदेली। और बताओ कौन सी होती है सर, कौरवी होती है, कौरवी नहीं, कन्नौजी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी का ही पार्ट है कन्नौजी, बता सकते हो ना। तो हमारा सौरासैनी से बना पश्चिमी हिंदी के ये पार्ट बने,
हाँ बहुत सही कन्नौजी, बिल्कुल सही है। और इस खड़ी बोली को हम कौरवी भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि मेरठ के आसपास, दिल्ली के आसपास ये बोली जाती है। ब्रज भाषा मथुरा के आसपास, बुंदेली झांसी की रानी थी तो झांसी से इसका केंद्र है। कन्नौजी, कन्नौज इसका केंद्र है। याद है? ठीक है। और एक इसमें आती है हरियाणवी, बहुत सही, हरियाणवी भी इसी के अंदर आ जाती है, पश्चिमी हिंदी के। ठीक है, तो हम सौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली ये सारी भाषाएं हैं। ठीक है, अब आप देखते हो सर मागधी, तो मागधी से बच्चों एक तो बिहारी हिंदी, बिहारी भी अपने आप में 3 पार्ट में, भोजपुरी वगैरह 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 है ना, मैथिली सब इसमें ही आती है। तो बिहारी हो गई, असमिया हो गई, बंगाली हो गई, ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, मागधी। अर्ध मागधी में केवल पूर्वी हिंदी, केवल पूर्वी हिंदी, और इसमें पैसाची में पंजाबी। तो भाई ये आपको सारी भाषाओं का मैंने ज्ञान करा दिया। ठीक है सर, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको रट लेना यार, ये बहुत कुछ आपका सॉल्व करवा देगा एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इन सारी भाषाओं की मां क्या है? संस्कृत। इन सभी, ये निकली किससे है? संस्कृत से। ठीक है, हिंदी शब्द, कल हमने पूछा हिंदी शब्द कहां से आया? हिंदी शब्द आया है, हिंदी शब्द ईरानी से, फारसी से आया, शब्द फारसी से आया, लेकिन हिंदी भाषा का जन्म देने वाली भाषा कौन सी है? वो संस्कृत भाषा है। कल बच्चे संस्कृत लगा रहे थे ना, तो उसका मतलब ये है। ठीक है, तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का बच्चों बताओ, एक चैछ नियम आपको मैंने बताया था जब संधि पढ़ाई थी। तो चैछ नियम एक जगह तो ऐसा होता है कि चैछ में बस च हट जाता है, जैसे परिच्छेद। एक नियम तो ये है बच्चों कि इसमें केवल च हट जाएगा, परि प्लस छेद लग जाएगा, है ना। और एक होता है विच्छेद, परिच्छेद, वो सब इसमें आएंगे। और एक चैछ नियम ये होता है बच्चों, एक चैछ नियम, आप खुद बताना कौन सा वाला चैछ नियम लगेगा। एक चैछ नियम ये होता है कि पहला च जो आधा है ये तो तय में बदल जाता है, तय में, और जो छ है वो स में बदल जाता है, आधे स में। ठीक है, तो ये स में बदल जाता है, आधे स में, इस वाले से में। तो अब आप बताओ कौन सा नियम लगेगा? तो आप बताओ, वो तो है नहीं चे वाला कि भाई सीधा सीधा मैं ऊ अलग कर दूं और छवास अलग कर दूं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, तो ये नियम तो नहीं लगेगा। अब लगेगा ये, तो चे तय में बदल जाएगा, उत, तो पहला वर्ड होगा उत। अब इस छह को बदल दूंगा मैं किसमें? से में, आधे से में, से व आस है, उत प्लस श्वास। तो बच्चों बताओ कितनों को याद है ये बात? याद है क्या? उत प्लस श्वास। तो कितने आराम से और कितने बढ़िया तरीके से बताई थी ये व्यंजन संधि का नियम है बच्चों। क्या आपको याद है कि ये व्यंजन संधि है? कितने लोगों को याद है कि ये व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि में मैंने 5-6 नियम अलग अलग बताए, उनमें से एक नियम ये भी है। अंग बिंदी जिसको मैं बना देते हैं हम, कचट तब गजट दब में बदल जाता है, ये सब व्यंजन संधि के नियम है बच्चों। ठीक है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बताओ कौन सी नहीं है? तो अब ये कैसे बनती है बच्चों? जैसे आप देखो, क्रिया क्या होता है? लड़ना, भिड़ना, चलना, बोलना, दौड़ना, ना लग जाता है जिनमें ना लगे वही क्रिया है। क्रिया का मूल रूप पूछे, धातु रूप पूछे तो ना हटा दो, चल, बोल, खा, पी, ना लगा दूंगा तो क्रिया, और धातु पूछे तो इसमें ना हट जाती है। इतनी ही बात होती है। अब इनमें पूछ रहा है भाववाचक क्रिया, भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है, क्रिया से बनी। अब आप ध्यान देना, मेरी बात सुनना। पहले इसको, ये है कमाई, ये है संज्ञा, ये संज्ञा है कमाई। अब इसका क्रिया बना के देखो, क्रिया किससे बनी है? तो भैया कमाई का कमाना। क्या कमाना क्रिया हो सकती है? हाँ, कमाना क्रिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कमाना से ये बनी है कमाई। तो यही पूछ रहा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, यानी कमाना से ही तो कमाई बनी होगी। बिल्कुल सही है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये क्रिया है। हम इसकी क्रिया तोड़ के देख लें। लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैं इसकी
क्रिया बनाना कोशिश करूं तो लड़ाना, लड़ना है लड़ाना, लड़ना भी हो सकता है, लड़ना लड़ना बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़ इसका धातु रूप है। अब देखो पढ़ इसका धातु रूप है, पढ़ना, पढ़ाई बन गई। अब आप इसका बताना, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सर इसका मैं बना लूं भलना, भलाना, क्या ये कोई क्रिया होती है भलना? आप क्या हो, ये तो गलत, भलना तो कुछ होता ही नहीं। यही तो उत्तर हो गया। कितना आसान है बच्चों यार, इससे आसान कुछ मिलेगा क्या? आप देखो नया सवाल था हमारे सामने, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो हम नए सवाल को पुराना बना देंगे, है ना यार? ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे हमें तो मजा नहीं आ जाएगा, पर मजा चाहिए किसको? ये देखो बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? तो रीतियां, विधियां, नीतियां, रीतियां। अब आप बताओ इनमें से कौन सा बहुवचन का रूप है? तो एक प्रकार से मैं ये ना कह दूं कि इसने ये तो वर्तनी सी पूछ रहा है हमसे। देखो कौन सा, देखो विधियां, विधियां बिल्कुल ऐसे, नीतियां बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती है। अब रीतियां दो लिख रखी हैं। अब जाहिर सी बात, देखो मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि रीतियां दो तरह से लिख रही है, तो गलत तो इनमें से ही है। अगर मुझे तुक्का भी मारना हुआ और नेगेटिव मार्किंग मेरी है नहीं, तो मैं इनमें से लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? खुद बताओ, इतना तो दिमाग लगा सकते हो आप लोग। अब या तो ये गलत है, ये गलत है। अब ये कौन सा सिक्स सेंस काम करेगा हमारा कि ये गलत है ये? अब आप सोचो कभी हमने रीतियां, इसको पढ़ के देखो रीतियां, और इसको पढ़ के देखो रीतियां, पढ़ के देखो, जो छोटी है ना वो तेजी से बोलेगी रीतियां, रीतियां, और ये रीतियां। तो वर्ड क्या होता है? रीतियां होती है, रीतियां होती हैं भाई, रीतियां होती हैं। तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ। तो ऐसे कई बार बोलने से हम सही कर देंगे। कितना आसान है ना? तो 66%, मात्र 66% ही सही करोगे क्या ऐसे सवाल को भी? बताओ, इतने आसान आसान सवाल वो पूछ रहा है, और फिर अगर आप गलत करो तो ये पाप नहीं है क्या? पाप है, पापी बन जाओगे आप। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह, परसर्ग और विभक्ति चिन्ह इसी को कहते हैं, इसी से कारक की पहचान होती है। तो ये कह रहा है अब के द्वारा एक परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है कारक का, तो ये कौन से कारक में लगता है? ये कौन से कारक में लगता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। तो के द्वारा तो केवल और केवल करण में ही आता है, से जब भी दो में आ जाता है, अपादान में और करण में। लेकिन अगर से का अर्थ के द्वारा हो तो वो करण होगा हमेशा, और से ने अलगाव दिखाया हो तो हमेशा पेड़ से पत्ता गिरता है, वो हमेशा अपादान में आएगा। तो भाई अगर इससे से लगा लूं मैं इसकी जगह, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने पेचकस से ढक्कन खोला, बात सही है ना? राम बस से स्कूल जाता है, बस द्वारा स्कूल जाता है, करण होगा। क्लियर? कितने लोगों ने सही किया? कितने ने दिया भाई? तू बताता नहीं मुझे, है 72? अरे कैसे बालक हो तुम? 28%। मिलो एक बार अकेले में, तुम्हें बताता हूं मैं मतैक्य में कौन सी संधि प्रयुक्त है। बच्चों मतैक्य में देखूं, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। तो देखो जब भी ये दो मात्रा होंगी, जब भी ये दो मात्रा होंगी, मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई है संधि में, उतना आसान सवाल शायद ही आपको मिलेगा, पर ये तो मिल गया। और अगर गलत कर दिया तो भाई तुम्हारा सर और मेरा जूता बराबर की स्थिति में आएंगे दोनों। वृद्धि, मैंने बोला एक मात्रा वाला मिल जाए तो गुण होगा, और दो मिल जाए तो वृद्धि होगी। वृद्धि तो दो पे ही होगी ना, तीन तो होती नहीं मात्रा। तो गुण एक, महेश, सुरेश, नरेश, अरे कितने नाम लूंगा भाई? तो ये सब गुण संधि में आता है। महोदय गुण संधि में आता है, ठीक है, लेकिन वृद्धि में मतैक्य ये आता है। अब यण में कौन सा आता है? औषधि भी इसी में ही आएगा।
औषधि, महोषधि आएगा, महोषधि, महा प्लस औषधि, महोषधि, है ना। तो यण में मैं अगर देखूं तो यण में बताओ कौन सा आता है, तो यण में आपको याद होगा आधा, आधा ये और वे के साथ आधा अक्षर इत्यादि, प्रत्येक, ये सब अन्वय कल कराया था, ये सब यण संधि के एग्जाम्पल हैं। ये वे के साथ आधा अक्षर अयादि, ये वे के साथ पूरा अक्षर भवन, नयन, सब याद हो गया ना, तो है ना, ये सब इसके पावक, पवन, भावुक, सब अयादि के एग्जाम्पल हैं। और गुण में मैंने आपको बता ही दिया, यण में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब जो है यण में बच्चों एक पित्राज्ञा, मात्राज्ञा ये भी आता है, याद है आपको, है ना। एक गुण में ऋषि वाला भी आता है, महर्षि, है ना, तो वो वाला, तो ऐसे बस थोड़ा थोड़ा एक आध एग्जाम्पल वैसे याद रखना, तो हमें मतैक्य का वृद्धि संधि हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लैरिटी आई थोड़ी सी। बी 80% ने दिया था, बहुत बढ़िया। गौशाला में कौन सा तत्पुरुष समास है? गौशाला में बच्चों कल एक सवाल था यार ज्ञानपीठ से रिलेटेड, है ना, मुझे याद आ गया, कल एक सवाल था ज्ञानपीठ से रिलेटेड, तो आपको कंफ्यूज हो गए कुछ बच्चे कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। मैंने कल बताया 22 भाषा, 22 भाषा, है ना, 22 भाषा। बच्चों ध्यान से सुनना, ज्ञानपीठ 22 भाषा में दिया जाता है, मैंने कल बताया, लेकिन बाद में इसमें एक अंग्रेजी भी और बना दी। तो अगर ये पूछे कि अंग्रेजी सहित कितनी भाषाओं में, तो 23 भाषाओं में। अब आप कहो कल तो ये ऑप्शन ही नहीं था ना बच्चों 23। अब ये अंग्रेजी जो है 2013 में शामिल कर दी थी इसमें, लेकिन अंग्रेजी में जो पहला पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ, वो अमिताभ घोष जी को मिला था 2018 में। अमिताभ घोष, है ना, अमिताभ घोष। अब याद रखेंगे, तो अगर अंग्रेजी सहित पूछा जाए 23 और 22 दोनों विकल्प हो तो फिर 23 ही लगाना आप। लेकिन अगर विकल्प 22 ही था तो केवल 22 ही लगेगा, लेकिन अब आपको 23 लगाना है। आगे से 54वां वो ज्ञानपीठ था जो इनको मिला था। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि ज्ञानपीठ हिंदी में आज तक आप देखते होंगे तो 12 ही ज्ञानपीठ मिले हैं आई थिंक अब तक हिंदी भाषा में, क्योंकि ये तो टोटल 23 भाषाओं में मिलता है। पहला ज्ञानपीठ किसको मिला था? ज्ञानपीठ शुरू 1961 में इसकी स्थापना हुई। पहला ज्ञानपीठ 1965 में मिला था। क्या पहला 1900? ज्ञानपीठ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ज्ञानपीठ 1965 में मिला। किस कृति को मिला? चिदंबरा को मिला। चिदंबरा किसने लिखी? सुमित्रानंदन पंत ने लिखी, है ना, सही है याद। 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला। 1968 में पहला हिंदी को मिला। हिंदी सुमित्रानंदन पंत को मिला, चिदंबरा के लिए मिला। याद आया? ठीक है। 1972 में फिर दूसरा मिला हिंदी में। किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी को मिला। उर्वशी उनकी कृति थी। 1978 में एक और मिल गया हिंदी को। यह हिंदी की बात है। किसको मिला? अज्ञेय जी को मिला। कितनी नावों में कितनी बार। एक और मिल गया 1982 में, यह महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए। उसके बाद 1982 के बाद किसी एक कृति के लिए नहीं मिला बच्चों। ये 4 मिले बस एक एक कृति के लिए, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। यहीं पर दी एंड हो गया, यामा पे लास्ट मिला है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो जीके सी याद करवा दी। गौशाला में कौन सा तत्पुरुष समास? तो अब ज्ञानपीठ वाले बच्चे क्लियर रहना, है ना। चलो, तो अगर हम देखते हैं कि गौशाला में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो संबंध, संप्रदान, अपादान, कर्म। तो गौशाला बच्चों, ये गौ के लिए, पिछली बार भी ये इसमें गड़बड़ हुई थी शायद जब ये पढ़ा रहा था। गौ के लिए शाला, अब याद कर लेना, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। तो इसको गाय के लिए शाला से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी संप्रदान। गाय की शाला इसको नहीं बोलेंगे, गाय के लिए शाला। गाय की शाला तब होती जब गाय ने खुद बनाई हुई होती। अब वो तो गाय के लिए किसी और ने बनाई है, इसलिए गौशाला। चलो ठीक है, तो क्लियर, गाय के लिए शाला यानी संप्रदान इसमें आएगा। अधिकतर ने सही किया होगा, हाँ ठीक है, 70% ने दिया। बहुत है, इतनी उम्मीद कर सकता हूं तुमसे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताओ भाई, ज्योत्सना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लड़कियों का नाम भी होता है।
तो लड़कियों का नाम होता है भाई साहब ज्योत्सना। तो ज्योत्सना कैसे सही लिखा जाता है? तो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? गलती मत करना यार, ये सिखाया है उन उन बेस्ट 160 मैंने आपको कराए हैं, उनमें ज्योत्सना भी है। और मुझे लगता है कि मैं इसको एक स्वतंत्र रूप से तैयार करवा रहा हूं। यहां जितने भी आएंगे शायद उन बेस्ट 160 से आ ही जाएंगे। अगर कोई इनसे अलग हुआ तो वो बहुत आसान होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ज्योत्सना, ज्योत्सना ये सही लिखा हुआ है। तीन चीजें आधी आधी हैं इसमें, याद रखना। ज्योत्सना में तीन चीजें आधी आधी हैं, जे आधा, ते आधा, से आधा। दो अक्षर लगातार आधे आपको बहुत कम जगह मिलेंगे, वो यहां मिल रहे हैं। उज्ज्वल में मिलते तो वही इंपॉर्टेंट हो जाता। दो आधे लगातार उज्ज्वल में भी मिलते हैं, ज्योत्सना में भी मिलते हैं, तो इसलिए दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं ना। चलो नेक्स्ट, अट्टालिका का तद्भव रूप बताओ। अट्टालिका, ये क्या है? अट्टालिका, मंजुलिका, ये तो भाई अट्टालिका बताओ क्या है ये? अट्टालिका, तो अट्टालिका हम संस्कृत में बोलते थे, किस चीज को बोलते थे? ये हमारी अटरिया को बोलते थे। और अटरिया का नाम हम वैसे ही तो अपनी भाषा में बोल देते हैं अटरिया, तो भैया अटारी होता है, अटारी, अटारी। अट्टालिका मतलब अटारी। 90%, वाह वाह, ये हुई ना बात। नेक्स्ट, आमिष का सही विलोम बताओ। आमिष, और इसका मतलब भी बताना है आपको। आमिष और आमिष का विलोम आप कौन सा बता सकते हो? कितने लोग बता सकते हो साहब? जल्दी से उत्तर दे दो। आमिष का, आमिष का, और इसका मतलब भी। बहुत गलत हो जाएगा बच्चों अगर इसका आपने 80% पार उत्तर नहीं दिया तो, बहुत गलत हो जाएगा। आमिष का सही विलोम, यार इतना इंपॉर्टेंट और इतना आसान है। और आमिष का बच्चे सामिस ही करते हैं। उस सामिस, ओहो हो बच्चों, आमिष सामिस नहीं होता, वो उसका पर्यायवाची है सामिस। तो अगर आपको लगाना है, सामिस तो इसका पर्याय है, ये पर्याय है, ये पर्यायवाची है। इसका सेम अर्थ है। 22% हो, सुन लो, 80 होते होते तुम 22 होने रोके हो, नहीं तो सही हो जाते। निरामिष, बिल्कुल यही उत्तर है। ये बिना मांस का भोजन, ये आमिष मांस के साथ भोजन, मांस वाला भोजन, मांसाहारी ऐसा समझ लीजिए, है ना। मांस, मिस मतलब मांस है। चलो नेक्स्ट, मां ने पिता, आप क्योंकि सर शाकाहारी ना, इसका मांसाहारी नहीं हो जाएगा? अरे नहीं भाई, मैंने बोला है ये तो आपको तत्सम का उत्तर, तत्सम से तद्भव का उत्तर, तद्भव से, ऐसे मत करे करो बिल्कुल भी। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहां क्रिया का कौन सा रूप है? मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, अब आप देखो, ये मंगवाया देखते ही मुझे एक बात समझ में आ जाती है। काम जब दूसरे से करवाया जाता है, तो जैसे मैं आपसे कोई काम करवाऊं, यूपी पुलिस का एग्जाम मुझे तो नहीं निकालना, आपसे निकलवाना है। तो जब काम दूसरे से करवाया जाए तो मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन की हिंदी प्रेरणा है। प्रेरणा, प्रेरणा देना। तो भाई साहब प्रेरणा ये रहा। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, ये प्रेरणार्थक है। और अगर इसका दूसरा रूप होता सकर्मक, तो ये सकर्मक भी है। ये दोनों ही है, क्योंकि यहां क्या मंगवाया, इस बात का उत्तर हमें मिल गया। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया और बच्चे के लिए सामान मंगवाया, फिर द्विकर्मक भी आ जाती है। मां ने बच्चे के लिए पिताजी से सामान मंगवाया, क्या मंगवाया और किसके लिए मंगवाया, दोनों बातों का जवाब होगा तो द्विकर्मक आ जाएगी। अब यहां पिताजी से सामान मंगवाया किसके लिए, ये तो बताया ही नहीं, तो इसलिए दूसरा कर्म है ही नहीं, अनुपस्थित है। ठीक है, इसलिए द्विकर्मक नहीं हो सकती। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है?
जैसा करोगे वैसा भरोगे। बताओ बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर्वनाम अगर जय वर्ड लग जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जय जो है ना, ये एक दूसरे पर, एक दूसरे के साथ इन दोनों वाक्यों का, इन दोनों बातों का संबंध होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी संबंध, जैसा वैसा संबंध, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी संबंध। तो ये सब संबंधवाचक में आएगा। क्लियर? क्लियर? बहुत सारे बच्चों को हो गया। 85%। वाह 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 वाह। चलो, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब अनिश्चयवाचक कल बता दिया था। अनिश्चयवाचक कुछ कोई ऐसा आता है तो, है ना। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये क्रिया का फिर एक और सवाल आ गया। तो क्रिया के दो आ गए भाई साहब। एक और भी आया था क्रिया का। आपके सर क्रिया के 3 सवाल एक सेट में हो सकता है, और ऐसा होता है। यूपी पुलिस के एक्चुअल सेट में भी होता है। कोई चैप्टर बिल्कुल मिसिंग मिलेगा और किसी चैप्टर से 3-4 सवाल आ जाएंगे। ठीक है। तो मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किताब पढ़ता, मोहन क्या पढ़ता है? किताब। क्या का जवाब मिल गया? तो सकर्मक तो हो गई, सकर्मक तो हो गई, द्विकर्मक बन जाएगी। किसके लिए पढ़ता है? ऐसा तो कुछ है नहीं यहां पर, ब्याह के लिए पढ़ता है या उसके लिए पढ़ता है ना। तो मोहन अपनी वाली के लिए किताब पढ़ता है, तो फिर तो हो जाता द्विकर्मक। तो मोहन पूर्वकालिक क्रिया नहीं। मोहन छाछ पीकर किताब पढ़ता है, पूर्वकालिक हो जाता है। मोहन चाय पीकर किताब पढ़ता है, पूर्वकालिक हो जाता है। सकर्मक, बिल्कुल सकर्मक है जी। क्या का जवाब मिल गया, इसलिए सकर्मक है। ठीक है। अनेकार्थक, तो अनेकार्थक तो क्रिया ही नहीं होती बच्चों। अकर्मक, जब सकर्मक है तो अकर्मक नहीं हो सकती। एक ही होगी, या तो कर्म के साथ या बिना कर्म के। बिना कर्म के मतलब अकर्मक। और ये होता मोहन दौड़ता है, फिर जरूरत ही नहीं थी किसी कर्म की। क्या दौड़ता है ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं, तो वो अकर्मक में आता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ओ भाई साहब, ये विशेषण पूछा है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखो बच्चों, इसके आगे कोई संज्ञा लगा के देखो। कब बोलते हैं हम पथरीला? पथरीला पानी या पथरीली दाल? पथरीली दाल है या पथरीला, पथरीला कुछ भी चीज है ऐसी, तो हम लगा देते हैं यार ये पथरीला पानी है, यहां पर पथरीला पानी। तो हमने इसकी विशेषता बता दी इस पथरीला से। नमकीन, नमकीन बिस्किट है जी, ये नमकीन बिस्कुट, तो ये बिस्कुट की विशेषता बता दी, है ना। अब बर्फीला, बर्फीला पानी है जी, बर्फीला पानी, पानी की विशेषता बता दी। इसमें बताना, ये तो नमक है, ये तो चीज है, ये तो वस्तु है, ये तो संज्ञा है। जो भी चीज हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। कितने आसानी से सही कर दिया, 87%। वाह 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 वाह। चलो आगे आओ। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वह क्या कहलाते हैं? बताओ बच्चों, ये किस चीज की परिभाषा है? अगर आपने ये उत्तर दे दिया, मैं समझूंगा कि जीत सीरीज, जीत सीरीज सफल, जीत सीरीज सफल। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भैया? अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा ही ये है। विकार, ये इसको अविकारी भी बोलते हैं बच्चों। अविकारी या अव्यय एक ही बात है। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया हुआ, ये 4 चीज विकारी हैं। बाकी जो बच गए वो सब अविकारी हैं। क्रिया विशेषण भी अविकारी या अव्यय होता है। ठीक है। और वो जो अविकारी या अव्यय होते हैं, जैसे मान लीजिए आज, ये क्या है? अव्यय है। क्या इसका लिंग बदल सकता है? आज का, कल का लिंग बदल सकता है क्या? वचन में बहुवचन कलों का भी सुना है, आजों का भी सुना है। न वचन बदलता है, न लिंग बदलता है, न एक कारक आने से इनमें कोई परिवर्तन होता। आज ही हो जाए आज, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। बहुत सही बात। नेक्स्ट, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द बताओ। पर्वत की तलहटी, पर्वत का नीचे का भाग, तलहटी जो खाई बन जाती नीचे बिल्कुल, उसको हम कहते हैं बच्चों उपत्यका। उपत्यका।
और पर्वत का ऊंचा वाला भाग जो शिखर पे एकदम चपटा भाग होता है, एकदम शिखर ऐसे पर्वत, उस पे ऊपर जो पर्वत का नीचे वाला भाग है जहां से पर्वत उठा, वो उपत्यका। जैसे आप कहो पहाड़ ऐसे बनाते थे ना बचपन में, तो ये जो भाग है ये का उपत्यका, और ये जो ऊपर शिखर चपटा हो जाएगा जहां, वो अधित्यका। समझ में आई बात? ये तो बड़ी गहरी बात है गुरुजी, ऐसी तो पढ़ी नहीं, ये हमने पढ़ी है उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में। ठीक है, भूल रहे हो आप बस थोड़े से। ठीक है, ये आदित्य का ये है। पर्वत ऐसे ही तो बनाते थे, बीच में से सूर्य निकाल देते थे हम, ये उग्रा सूर्य देव, वो ये। ठीक है, तो उपत्यका आदित्य का, तो आदित्य क्या होगा? अब बच्चों लगता कैसे कि जैसे नीचे वाला भाग, तलहटी वाला भाग, ये उपत्यका, बच्चा सोचता उपत्यका ऊपर से, बच्चा इसको लगा देता है उपत्यका ऊपर वाला भाग, नहीं, उपत्यका नीचे वाला भाग, आदित्य का अधिक, अधिक चीज ऊपर है, ऊपर। समझ में आई बात? अब याद रहेगी आपको, क्लियर? क्योंकि जब इस पे डिस्कशन हो जाता है ना कंफ्यूजन पे, तो कंफ्यूजन कभी फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। कंफ्यूजन पे अगर डिस्कशन हो जाए तो कंफ्यूजन कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे क्या है भैया? ये चलने की विशेषता है कि नहीं है? ये चलने की विशेषता है ना। वह तेजी से चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये चलने की विशेषता हुई ना। और जो चलने की विशेषता मतलब चलना क्रिया, और क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया की विशेषता कौन बताता है बच्चों? क्रिया विशेषण बताता है। कितना तो आसान है यार। चलो 80% कर रहे हो बाल को, इसको भी कैस करके मानोगे आप? कोयले की दलाली में हाथ काले, मैंने नहीं पढ़ाया है मुहावरा, दिल ठोक के कहता हूं, नहीं पढ़ाया, पर मैं ये मानता हूं कि हर बच्चा सही कर देगा। नहीं सुना जी हमने पहले, हम क्या सही कर देंगे? तुम सही करवाऊंगा। मैंने यही बोला और ये गारंटी ली है कि अगर मुहावरे को आप समझ लो तो आप तुरंत के तुरंत ताजा ताजा सही करके आओगे उसको, ताजा। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले का व्यापार करना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता जहां कोयले वोयले जैसी बात होंगी। हाथ काले होना ऐसा भी बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। उसके अर्थ से तो बिल्कुल एक अलग अर्थ होता है ना बच्चों इसका। अपराध सिद्ध होना, और इन दोनों में है बच्चों अब उत्तर। अब आप खुद बताओ कितने लोग सही उत्तर देंगे इसका? आपने कभी पहले नहीं पढ़ा, फिर भी इसको सही करोगे कि नहीं? बुरे काम का बुरा नतीजा, कोयले की दलाली कर रहे हैं तो हाथ तो काले होंगे ही, तो बुरे काम कर रहे हो तो बुरा नतीजा तो मिलेगा ही। कितने आसानी से हमने रिलेट कर दिया ना। अपराध सिद्ध होना ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा बच्चों, तो कितने आराम से हमारा सही हो जाएगा। अगर हमने नहीं भी पढ़ा है तो भी सही कराने की हमारी कोशिश है। चलो नेक्स्ट करते हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है बच्चों? देखना, एक आदमी का नाम ऐसा है, एक लेखक का नाम ऐसा है जिसमें ऐसे लगते हैं दो नाम है, कोई और नाम ऐसा नहीं मिलेगा। उनका सरनेम भी ऐसा लग रहा है जैसे एक और नाम लिखा हुआ है। कौन सा नाम है वो बताओ? बताओ बच्चों, इसको याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं इसी बात से। दो दो आदमी लग गए, मोहन और राकेश, फिर भी आधा अधूरा छोड़ दिया नाटक। कितने आराम से याद होएगा ना। दो दो आदमी लग गए, मोहन राकेश, और फिर भी आधा अधूरा रह गया नाटक। तो बच्चों कितने आराम से, अब कभी भूलोगे इसको? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। चलो आगे आओ। ये ऐसे थोड़ी आधे अधूरे तुम्हारे सामने पहले कभी नहीं आया होगा, आया होगा, बार बार कंफ्यूजन में जा रहे हो तुम, अब नहीं जाओगे। परिमल और गीतिका के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर बताओ बच्चों। परिमल और गीतिका, ये क्या लगाएंगे बच्चों? परिमल और गीतिका, इसका भी कुछ बना दें। परिमल, परिमल करने जा रही, मल, परी, परी भी मल करने जाती है। और मल करने कोई कब जाता है? सूर्य निकलते ही। सूर्यकांत, अब याद तो सूर्य आ जाएगा परिमल से। अब आपको इससे तो भूलने नहीं हो। परिमल तो अब आप सूर्य से नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। गीतिका तो गीत गाती हुई जा रही थी परिमल करने, ये लो। तो सूर्यकांत, सूर्य से हमने दोनों चीजें जोड़ दी। चलो आगे आओ, ज्यादा बात नहीं करते।
नेक्स्ट, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? चिदम्बरा के लिए तो हमने आज ही जिक्र करा था। ज्ञानपीठ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्ञानपीठ आता ही आता है। अब देखो, आपके 6 सेट होंगे 3 दिन में, 8, 9, 10। उन 6 सेटों में एक में जरूर मिल जाएगा ये ज्ञानपीठ से सवाल। अरे एक में क्यों, 6 के 6 में भी मिल सकता। ये देख लेना आप। अब देख लो आपकी किस्मत। ज्ञानपीठ के चंद चीजें हैं उनको याद कर लो यार, अधिकतर सेट में मिल जाता है कई बार। तो चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो भैया चिदम्बरा का 1965 में मिला था, 1968 में मिला था। 65 में तो सबसे पहला मिला था जी शंकर कुरूप को, मलयालम के वो लेखक हैं, वो हिंदी का नहीं है। पर 68 में पहला हिंदी का मिला और चिदम्बरा के लिए मिला। और किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को मिला। इनको भी मिला उर्वशी के लिए। इनको मिला कितनी नावों में कितनी बार, इनको नहीं मिल पाया ज्ञानपीठ, है ना? क्लियर है? बहुत सही बच्चों, बहुत सही यार। 79% बालको, इस इतने आसान सवाल है 79 करके खुश हो रहे हो। बालको ऐसे सवाल गलत करोगे तो दिक्कत होगी। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ, फिर ज्ञानपीठ का आ गया, तो ये तो ज्ञानपीठ के पीछे ही पड़ गया आज। तो भाई ज्ञानपीठ का बताओ कौन सा किसको मिला? उर्वशी के लिए। उर्वशी किसकी रचना है? इतने आसान तो सवाल पूछ रहा है ये ज्ञानपीठ से रिलेटेड सवाल नहीं है, तो चिदम्बरा का लेखक पूछ रहा है, ये तो उर्वशी का लेखक पूछ रहा है। इसमें कहां ज्ञानपीठ से संबंधित सवाल आया बच्चों? आया ही नहीं, कुछ यूज ही नहीं है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, यह सवाल होता दमदार। कब दिया गया बताओ? अभी बताया था 1968 में पहला मिला हिंदी में, 1972 में दूसरा मिला, ये 1972 वाला ही है। फिर 1978 में अज्ञे जी को मिला। 1978 में अज्ञे जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला। फिर किसी कृति के लिए नहीं मिला, सिंगल कृति के लिए फिर नहीं मिला, कभी नहीं मिला 82 के बाद। तो 4 हिंदी में ऐसी कृतियां जो एक सिंगल कृति के लिए मिला। कौन कौन सी कृतियां वो? कौन कौन सी? चिदम्बरा हुई, उर्वशी, 2 तो ये हो गई। तीसरी हुई कितनी नावों में कितनी बार। चौथी हुई यामा। ठीक है, आओ। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? अगर यह भी सही नहीं दिया तो फिर आप अलंकार के एक प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे सकते, एक का भी। अगर आपने इसका उत्तर सही नहीं दिया तो मुझे ऐसा लगता है अलंकार आपका बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर चरण कमल बंदो हरिराई अगर आपने सही नहीं किया, चरण कमल, चरण बिल्कुल कमल है, चरण सम कमल समान है, सम वर्ड लग जाए, चरण सरिस वर्ड लग जाए, सरिस कमा, तो उपमा अलंकार हो जाता। चरण मानो कमल है, उत्प्रेक्षा हो जाता है। चरण कमल है बिल्कुल, तो रूपक, ये रूप ही बना दिया चरण को कमल का, ये रूप ही मान लिया। तो बी ऑप्शन, भेद रहित आरोप। ये यहां पर इसके सा सम सरिस ऐसे लगेंगे, मानो जानो जनहु मनहु उत्प्रेक्षा में लगेंगे ऐसे शब्द। और यमक तो अलग है भाई, ये तो अर्थ अलंकार है ना तीनों, ये शब्द अलंकार है। कनक कनक 2 शब्द एक से तो शब्द अलंकार में आता है। नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, ये भी अर्थ अलंकार में आता है। मानवीकरण भैया शब्द अलंकार में गिने चुने 3-4 हैं, यमक है, सलेस है, अनुप्रास है, मुख्य तो यही है, बाकी वक्रोक्ति भी कर देते हैं। ठीक है, मुख्य तो 3 वही हैं, बाकी सब अर्थ अलंकार होते हैं बच्चों। और अर्थ अलंकार के कोई ये नहीं पूछ सकता कितने हो अर्थ अलंकार, गिनती नहीं है। कोई ये नहीं पूछ सकता शब्द अलंकार कितने हो, इसकी भी गिनती नहीं है। अगर बनाना चाहो तो कितने ही बनाते, वीपसा भी बना देते हैं शब्द अलंकार में, तो 5 हो जाते हैं फिर। ठीक है, पर शब्द अलंकार लिमिटेड है, अर्थ अलंकार अनलिमिटेड है। चलो, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस पंक्ति में हुआ? अब देखो बच्चों, इसको बहुत ही जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें मानव करा गया है, किसी को मानव माना गया है, मानव के जैसे उसके कर्म दिखाए गए हैं, और वो मानव नहीं है, वैसे मानव बना दिया। तो बताओ ऐसा कहां बना रखा है? फूल हंसे, फूल हंस रहे, कलियां मुस्काई, फूल हंसे और कलियां मुस्काई, ये तो आदमी का काम है यार। फूल भी हंसते हैं क्या?
मानव बना दिया। मानव के जैसे कर्मों की तुलना अगर चीजों की कर दी जाए तो समझ जाना वो मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे और कलियां मुस्काई। अब देखो, कनक कनकते सौगुनी, कौन सा है ये? यमक है बच्चों। कनक कनक, जब दो शब्द, एक शब्द दो बार आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, दो क्या ज्यादा बार भी आए। काली घटा का घमंड घटा, तो यहां दो चीजें हैं घटा। अब बताओ ये घटा कौन सी है? काली घटा, ये बादल है। घमंड घटा मतलब माइनस हुआ, घटा सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस कम हुआ, तो इस घटा का मतलब काली घटा का घमंड घटा। तो ये एक शब्द दो बार आया, दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो, तो कनक, वो सॉरी यमक अलंकार। यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, ये जो सरिस, सम, समान, समान, सा, ये जो शब्द लगते हैं ये किस में लगते हैं? ये एक ही अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब इसका उत्तर तो मिल गया, सारे अलंकार समझ लिए, परिभाषाएं देख ली, और क्या लोगे आप? कुंडलिया किन दो छंदों के मेल से बनता है? तो मैंने याद कराया था आपको बच्चों, ऐप 2 गुना 3 गुना स्पीड का फीचर क्यों हटा दिया? 3 गुनी स्पीड पर देखोगे? ओहो भाई साहब, 3 गुनी पे समझ में, अरे मुझे इतना भगा भगा के करोगे क्या? अब आप सोचो 3 गुनी पे मुझे देखने लगो, ऐसे ऐसे नाचता सा नजर आऊंगा। यार कैसी बात करते हो यार तुम, आइंस्टीन के चाचा। यार 3 गुनी पे समझ कैसे लोगे तुम यार? भैया दुगनी पे देखे करो ज्यादा से ज्यादा, हम जैसे मास्टरों को ज्यादा से ज्यादा दुगनी पे। 3 गुनी में तुम्हारे कान में कर, एक में कर घुसेंगे और दूसरे में कर निकल जाएंगे, फिर क्या फायदा रहा उस पढ़ने का? कुंडलिया किन दो छंदों के मेल से बना है? चलो हम ले आएंगे 3 गुनी के फीचर, और बताओ। हैं? डबल भी नहीं देखना चाहिए यार, मैं घना सिलो लग रहा हूं तुम्हें, क्योंकि आजकल की जो जनजी है ना, मैं अगर बोलूं आजकल की जो जनरेशन है, वो भाई ये चाहती है सब कुछ फटाफट कर दो। फटाफट सिलेक्शन नहीं होते। कोई कहे 2 महीने में सिलेक्शन दिला दो, 3 महीने में, अरे भैया 2 महीने 3 महीने में सिलेक्शन मत करो ऐसे बच्चों। अगर ऐसे करोगे तो फिर सिलेक्शन के लिए तो मत पढ़ो, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में तो मत आओ। एक पेशेंस तो चाहिए होगा। आप ये तो मान करके चलो कि 1 साल तो मुझे अच्छे से मेहनत को देना है, और उसमें भी अगर लापरवाही हुई तो फिर 5 साल लगते हैं, फिर 2 नहीं लगते, फिर 5 लगते हैं। चलो, कुंडलिया किन दो छंदों के मेल से बनता है? तो भाई कुंडल, तो मैंने कुंडल से कुछ याद कराया था। जब भी कुंडल पहनोगे तो डर हमेशा बना रहेगा, तो डर हमेशा बना रहेगा, कोई छीन के ना ले जाए। तो जब डर बना रहेगा तो डी से दोहा, डे से दोहा, रे से रोला, तो भैया दोहा प्लस रोला ये कुंडलिया का होता है सूत्र। दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है। चलो, छप्पे होता है, 2 ही चीज है बस, ये छप्पे और बता दो इनको। ये बच्चों विषम मात्रिक छंद 2 ही हैं, कुंडलिया और छप्पे। छप्पे का बता दो, जब छप छप पानी करता है, पानी में लगता है आरो, आरो लगता है तो रोला प्लस ओ उल्लाला, रोला और उल्लाला, तो रोला और उल्लाला ये कुंडलिया, ये ओ सॉरी छप्पे, ये छप्पे का ये नियम याद रहेगा आपको। उल्लाला प्लस रोला भी आ जाए तो भी गलत है, पहले रोला ही होगा, पहले दोहा ही होगा। रोला प्लस दोहा आ जाए तो भी गलत है। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? क्षुद्र, क्षुद्र कहते हैं एक प्रकार से दुष्ट व्यक्ति को, जो छोटी बात करता हो, जो छिचली बात करता हो, जो छिचला व्यक्ति हो। छिचला, क्षुद्र कहते छिचला, है ना बच्चों? अरे कैसा यार छिचला आदमी है, वो है छिचला, क्षुद्र। तो उसका उल्टा क्या होगा बताओ? महान। अब देखो क्या कर रहे हो यार, 68% बाल को ऐसे होगा क्या सिलेक्शन? खोटा कर दिया आपने। क्षुद्र और खोटा तो एक ही बात है, हैं?
चलो ये भव्य हो गया। भव्य का विलोम आपको देखना है तो साधारण हो जाता है। खोटा का विलोम देखना है तो खरा खोटा, आपने सुना होगा, खरा हो जाता है। लघु का देखना है तो गुरु हो जाता है भाई, है ना। इनके विलोम ये हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? गार प्रत्यय बताओ इनमें कौन से में नहीं हुआ है। अब आप कहोगे सर गार तो सब में ही लिख रहा बाद में। अब आप सबको हटा के देखो, गार को अलग कर दो, सबका गार अलग कर दो, आपको नहीं आता क्योंकि ये पढ़ा हुआ तो नहीं आएगा प्रत्यय। अब आपको ये दिमाग ही लगाना है कि प्रत्यय लगता है बाद में, तो गार प्रत्यय सबका अलग किया, तो इसको अलग करने से जो शब्द बनता है मूल शब्द, वो एक अच्छा शब्द होता है। याद अच्छा शब्द है, मदद अच्छा शब्द है, सुना हुआ शब्द है, रोज शब्द सुना हुआ है, रोज से ही रोजगार बना, मदद से मददगार बना, याद से यादगार बना। अब मैं इसका गार अलग करूं तो क्या बचेगा बताओ? स्नाना कुछ नहीं होता बच्चों, इसमें बताऊं अब आपको क्या बनेगा प्रत्यय। स्नान से स्नानागार बना होगा, तो आगार प्लस आगार। देखो आ का डंडा बच रहा था ना, तो स्नान प्लस आगार, तो इसमें प्रत्यय ये है, बाकी सब में गार है। तो उत्तर 81%। अरे वाह 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 वाह। चलो हम तो ऐसे ही समझ रहे तुम्हें। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? सम उपसर्ग से। अब उपसर्ग आप सम सु ये सब सुने होंगे, तो ये अंग बिंदी तो सम में ही आता है, तो सम प्लस कृत। इसका भैया आपको याद होगा ना बच्चों, सम प्लस कृत, संस्कृत का तो यही होता है, तो इसमें सम ही उपसर्ग है। सम्मेलन, बिल्कुल सम प्लस मेलन। आगे सम प्लस कार, ये आधा से तो छिप जाता है जब भी उपसर्ग देखते हैं, तो सम प्लस कार, तो सम इसमें भी है, उपरोक्त सभी में है। फिर तो सभी में है, फिर भी 81%। सभी वाले में तो ज्यादा दिए करो ना उत्तर। दो में तो स्पष्ट हो गया ना बच्चों, चलो इसका आपको नहीं पता था, पर ये दो तो स्पष्ट रूप से दिख रहे थे, अंग बिंदी में मैं ही होगा हमेशा। बाल को क्या करते हो यार? ग्रह और ग्रह का अर्थ बताओ, इस ग्रह और इस ग्रह का अर्थ बताओ। सबको पता है यार, ये ग्रह और ये ग्रह, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। कुछ चंद ये क्या, समश्रुति, सुनने में समान, ग्रह ग्रह सुनने में समान, अर्थ भिन्न भिन्न। ये ग्रह तो वो है, पृथ्वी एक ग्रह है, ये ग्रह घर का कार्य, गृह कार्य, ये घर है, तो घर तो सब में, मकान भी, चलो मकान भी हो सके, पर झोपड़ी तो बिल्कुल नहीं है ना। ध्रुव कोई ग्रह है? नहीं। नौ ग्रह, ये क्या कर रहा है? हाँ, इस ग्रह का मतलब वही 9 ग्रह जो होते हैं। और ये संसार तो नहीं है ग्रह का मतलब, ये इस ग्रह का मतलब 9 ग्रह जो होते हैं, ऐसे समझा रहा वो ध्रुव। ओ भाई, ओ 30% तो इस पर बैठे, 65 यहां बैठे, चलो ये तो ठीक है। 30% ध्रुव तारा ग्रह बना दिया आपने, इस ग्रह का मतलब ध्रुव है। अरे रहने दो बाल को, मान जाओ तुम। अब फिर कह दियो तुम मेरे 37 हो गए आज, ना रहपटा पड़ा तुम्हारे मुंह पे वही। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बता दो। हाँ भाई बताओ। अमर तरंगिणी को बहने वाली चीज को बोलते हैं, जिसमें तरंगिणी बहने वाली नदी को, और अमर तरंगिणी बह रही हो तो वो गंगा ही है, अमर हो जाते हैं इसमें नहाने से, ऐसा तो नहीं होगा। विष्णुपदी, विष्णु के पैर रहते हैं गंगा में, तो विष्णुपदी ठीक है। त्रिपथगा, तो त्रिपथगा भी गंगा का है, सबको मालूम है। पुष्प धनवा किसका है, कोई बताएगा? 65% नहीं सही दिया है। गंगा के पर्यायवाची तो याद होने चाहिए आपको। 65% का उत्तर आया है इसमें, बताओ कैसे करोगे अब आप? ये बताओ। आप गाएं तो मैं नाचूं, वाह वाह, आप गाएं तो मैं नाचूं। हाँ आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कराती है? आप गाएं तो मैं नाचूं, तो क्या वो नाच चुकी है? नहीं, पहले तो ये छांटो
कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का या फ्यूचर का है। पहला ये देखो, पहले सबसे पहले इतना ही देखना है, क्या ये वर्तमान है, वर्तमान है, या ये भूत है, या ये भविष्य। पहले इतना देखो बच्चों, पहचान तरीका बता रहा हूं काल पहचानने का। आप गाएं तो मैं नाचूं, मैं नाच तो नहीं रही अभी, तो वर्तमान खत्म, इस समय तो मैं नहीं नाच रही। भूत में नाची नहीं है वो, तो है तो ये भविष्य है तो ये भविष्य। अब देखो, अब भविष्य, अब भूत आ रहा है इसमें, हेतु हेतु मत भूत दूत, अरे ये तो क्या ही लिख रखा। अब वर्तमान कट गए सारे वर्तमान। भाई इतने करने से ही उत्तर लग जाएगा यार। भविष्य तीन ही तरह का होता है, तीन ही तरह का होता है बच्चों, एक संभाव्य भविष्य, एक सामान्य भविष्य, और एक हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद में कंडीशन कि आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, तो ये तो वही तो कंडीशन, आप ये करोगे तो मैं ये करूंगा, तो हेतु हेतु मद में होती है। बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने दिया था? 80% ने, बाकी नहीं। चलो अब हम 34 कर लिए। 3 सवाल में फिर से गद्यांश पे लाया हूं कि गद्यांश पे 3 करो या 5 करो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें गद्यांश पे करने हैं भाई। 3-3 की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, हो सकता है वहां 5 आए, पर मैं बाकी चीजों को ले लेता हूं ना इससे, कि भाई गद्यांश तो तब भी उतना ही पढ़ना है, तब भी उतना ही पढ़ना है। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध। आज का गद्यांश बताना कल से कितना आसान है। और आज तीनों, मुझे गद्यांश में 3/3 चाहिए तुम्हारे। गद्यांश जैसी चीज में भी अगर गलत करी आए तो फिर कैसे सिलेक्शन मान रहे हो अपना। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कितना आसान है। वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे, क्या स्टोरी है। किंतु बुद्धि के धनी थे, दुबला पतले थे जी, बुद्धि के धनी थे। अच्छा, अस्वस्थता के कारण विदेश न जा सके, स्टोरी को ध्यान रखो, स्टोरी को। अस्वस्थता के कारण विदेश न जा सके, दुबले पतले भैया बीमार रहते होंगे, चलो। पर प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा बहुत थी भाई साहब, दुबले पतले जरूर थे, बीमार जरूर रहते थे, विदेश नहीं जा पाए थे, पर प्रतिभा से साबित कर दिया था। यही तो स्टोरी अब तक की। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। अच्छा, यदि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र, यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र जरूर चाहिए था, होना चाहिए था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर कुलपति जी ने, उस टाइम उनकी चल जाती थी, अब आजकल नहीं चलती योग्यता के बिना, उप कुलपति जी ने इन्हें छूट दे दी कि आ जाओ, कोई बात नहीं, विदेशी नहीं है, पर तुम तो यार घने होशियार लग रहे हो मुझे, तुम ही आओ, इधर ही आ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं है विदेशी प्रमाण पत्र, आप नौकरी लो। इन्होंने नए नए प्रयोग किए फिर विश्वविद्यालय में। ठीक है, प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। भाई साहब इतने प्रख्यात थे। ठीक है, अब हमें स्टोरी हमारे दिमाग में चल रही है। ओहो, सीवी रमन जी, अरे आप तो बड़े महान थे। स्टोरी दिमाग में। अब सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया था? याद हो आपको? प्राध्यापक आया था कहीं, प्राध्यापक याद आ रहा है क्या? प्रतिभा साबित की इन्होंने, ये रहा प्राध्यापक के पद के लिए। तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों, ये तो बड़ा आसान है। 72%। रहंदो वाल को, रहंदो क्यों सिलेक्शन के पीछे पड़ रहे हो? सिलेक्शन को बदनाम करोगे अगर आपका हो गया तो। बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? बुद्धि के धनी, बुद्धि के धनी आया था ना भाई, मुग्ध हो, बुद्धि के धनी थे, ऊपर ही आया कहीं, ये रहे। हाँ, दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे। प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि कैसे हो जाएंगे? सूरवीर, सूरवीर कोई वहां भाले चलवा रहे, वैसे दुबले पतले थे बेचारे। महत्वपूर्ण, तो ये 3 तो एकदम देखते ही गलत नहीं कर दोगे आप, है ना। नेक्स्ट, लास्ट, शोध का अर्थ क्या है? शोध, शोध क्या होता है बताओ? इन्होंने शोध पर बहुत काम किए, नए नए प्रयोग किए और प्रकाश की किरणों पर शोध किया। शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ। शोध विज्ञान है क्या? शोध अनुसंधान, अनुसंधान को कहते हैं अंग्रेजी में रिसर्च। क्या है रिसर्च? ये शोध। सूरवीर है, अरे भाई भाई, महत्वपूर्ण, अरे भाई भैया भैया, इन दोनों में से ही होगा। विज्ञान तो हो नहीं सकता कि किरणों पर इनका विज्ञान कार्य प्रभाव, अरे भाई विज्ञान नहीं है, अनुसंधान। अनुसंधान मतलब रिसर्च। 72%। बाल को मिलो कहीं,
ऐसे सवालों में यार 72% आ रहा तुम्हारा, ऐसे सवालों में। ये गद्यांश तुम्हें रात में अकेले में मिल जाए ना तो भी ये सही हो जाए, बिना आंखों पे पट्टी बांध के कोई इसको करवा दे तब भी गलत कर रहे हो। आज का स्कोर क्या चल रहा है और कल का गृह कार्य, आज गृह कार्य क्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वाह क्या बढ़िया है लाइन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, किस कवि द्वारा रचित एक निबंध है। आप भी अपने मन की ईर्ष्या को जरूर निकाला करो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात लिखी गई होगी, मुझे इस नाम शीर्षक ही इतना पसंद आ रहा है। अब बताओ बच्चों 37 में से आपका स्कोर क्या रहा आज का, ये जरूर 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 आप लोग बताएंगे। और कल से बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये भी जरूर बताना, और आगे हमें और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। बस इतनी बात देख लेना बच्चों कि जो गलत हुए हैं प्रश्न, गलत कौन से हो रहे हैं, गलत कौन से हो रहे हैं ये चेक करो बस, लगातार क्यों हो रहे हैं और वो गलत कौन से हो रहे हैं। जो कल हुए थे, कल हुए मान लीजिए आज आपके 4 चैप्टर्स में से गलत हुए, 4 चैप्टर सुन लेना बच्चों, 4 चैप्टर्स में से गलत हो रहे हैं अलग अलग। तो आप क्या करोगे कि आप करोगे मैं आज 2 चैप्टर क्लियर करूंगा अपने 2, और इन 2 से कल गलत ना हो इसकी एंश्योरिटी दूंगा सर आपको। ये कोशिश करो, अगर ये कोशिश करोगे तो बहुत मजा आएगा। और बच्चों आप कहते हो कि सर 37 क्वेश्चंस की जैसे आपका ये सेट है हम फिल करना चाहते हैं OMR सीट, तो क्या 37 क्वेश्चन की OMR सीट प्रोवाइड करा सकते हो? तो मैं करा दूंगा अगर आप कहते हो तो। 37 क्वेश्चंस की बनवा के उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी भरने की साथ साथ, तो फिर चेक किया करो प्रॉपर करके, फिर और मजा आता है। आपके पास हो तो 37 भर लिया करो, 100 वाली भी होगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्ते।